नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हमारे देश में कोई भी सिटीजन किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी एथनिक ग्रुप का हो, सभी के लिए सेम सिविल लॉज का होना, खास करके पर्सनल लॉज का। पर्सनल लॉज का मतलब है फैमिली अफेयर्स, शादी, तलाक, सक्सेशन, ये सब चीज़ें आती हैं पर्सनल लॉज में। देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ। 1947 से पहले, यानी आज़ादी मिलने से पहले, विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया था। इस वजह से शादी, तलाक और सक्सेशन से संबंधित मामलों में वुमन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। इस वजह से संविधान जब बनाया गया, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 44। मतलब सरकार ये कोशिश करे कि देश में सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज होने चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है, संविधान निर्माताओं ने इस प्रोविजन को डीपीएसपी में क्यों डाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जो कि नॉन इन्फोर्सेबल है। हालांकि ये एक इंस्ट्रक्शन जरूर है गवर्नमेंट को, लेकिन कोई कोर्ट में नहीं जा सकता ये कहते हुए कि इसे इन्फोर्स किया जाए। देखो, संविधान निर्माताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि आने वाले समय में जब सरकार को उचित लगेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आनी चाहिए, तब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने इसे डीपीएसपी में डाला। देखो, 1950s में मांग उठना स्टार्ट हो गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डीपीएसपी में है, सरकार अब इसे लेके आए। लेकिन उस समय सिर्फ हिंदू पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया। उस समय एक्ट्स आए थे जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, लेकिन मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया था उस समय। तो तब से अभी तक मांग चली आ रही है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया है, मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया है। और अभी भी हमारे देश में सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यानी धर्म के आधार पर यह तय होता है कि किस सिटीजन पर कौन सा पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा। इसी वजह से समय समय पर कुछ लोगों के द्वारा ये आवाज़ उठाई जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आना चाहिए। आर्टिकल 44 भी यही बोलता है। लॉ कमीशन को यह मुद्दा सौंपा गया था सरकार के द्वारा। लॉ मिनिस्ट्री ने लॉ कमीशन को कहा था कि आप अपनी राय दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर। लॉ कमीशन ने लेकिन अभी कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अभी उचित समय नहीं है। नेक्स्ट हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष और विपक्ष के आर्गुमेंट्स की बात करेंगे। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष के आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। अगर देखो, हमारे देश में सभी सिटीजन्स के लिए सिमिलर पर्सनल लॉज होंगे तो इसका मतलब ये है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर अलग अलग पर्सनल लॉज को ऑपरेट नहीं किया जा रहा है हमारे देश में। दूसरा आर्गुमेंट, जेंडर पैरिटी। काफ़ी सारे धर्मों में देखो वुमन के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है और इस डिस्क्रिमिनेशन को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जाती है धर्म के नाम पर। यानी धर्म के नाम पे कहा जाता है कि हमारा धर्म अलग है और हमारे धर्म में यही रीति है, यही रिवाज है, इसी वजह से वुमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सरासर गलत है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट नेशनल इंटीग्रेशन से संबंधित है। अगर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन और ज़्यादा मजबूत होगी। चौथा आर्गुमेंट, एस्पायरेशंस ऑफ यंगर पॉपुलेशन। हमारे देश में देखो अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यंग है। यंग पॉपुलेशन इक्वालिटी चाहती है। यंग पॉपुलेशन किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी एस्पायरेशंस ये हैं कि धर्म के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो यंग पॉपुलेशन की एस्पायरेशंस को सेटिस्फाई किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में, बाईपास द कंटेंशियस इशू ऑफ रिफॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज। अभी देखो बहुत सारे धर्मों में
ऐसी प्रैक्टिसेस प्रीच की जाती हैं जो कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है या फिर भेदभाव वाली हैं, इक्वालिटी के अगेंस्ट हैं। अब सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे किसी एक स्पेसिफिक धर्म में तो आवाज़ उठने लगती है कि आप सिर्फ हमारे धर्म के अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। हमारे पास आर्टिकल 25 है, हम हमारे धर्म को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इस प्रकार की जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो पांचवा आर्गुमेंट कहने का मतलब ये है कि पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स लाने की जो प्रक्रिया है उसको बाईपास किया जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की सहायता से। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जो आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ड्यू टू डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में देखो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, तो कैसे एक पर्सनल लॉज सरकार लेके आएगी। सरकार के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होगा कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ सिमिलर पर्सनल लॉज को फॉर्मुलेट करना सभी सिटीजन्स के लिए। ये पहला आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट परसेप्शन देखो ये जाती है जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने की बात आती है, परसेप्शन ये जाती है कि जो मेजोरिटेरियन कम्युनिटी के पर्सनल लॉज हैं उनको थोप ना दिया जाए माइनॉरिटी कम्युनिटी के पर्सनल लॉज पर। तीसरा आर्गुमेंट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर्स। अगर देखो हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, इसका मतलब स्टेट जो है विभिन्न धर्मों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेरेंस यानी दखलंदाजी कर रहा है, जो कि संवैधानिक वैल्यूज के अगेंस्ट है। नेक्स्ट आर्गुमेंट है सेंसिटिव एंड टफ टास्क। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्कर में कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा एलियनेट हो जाएं और समाज की जो स्टेबिलिटी है वो स्पॉइल हो जाए। सबसे लास्ट में आर्गुमेंट दिया जा सकता है, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड हालांकि डीपीएसपी में है और सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आना, लेकिन अभी फिलहाल ये उचित समय नहीं है। अभी सरकार को हर एक धर्म पर अलग अलग फोकस करना चाहिए और किसी धर्म में अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस प्रीच की जाती है जो कि इक्वालिटी के अगेंस्ट है, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को हटाने पर सरकार फोकस करे। ऐसा नहीं कि सबके लिए सिमिलर प्रैक्टिस हो। बेशक देखो हर एक धर्म के लिए अलग पर्सनल लॉज हों, लेकिन इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और सरकार ऐसा कर भी रही है। सरकार में देखो जुडिशरी भी आती है। जुडिशरी अब जुडिशरी ने अभी ट्रिपल तलाक के इशू पर वर्डिक्ट दिया, तो ये एक प्रकार से कोशिश है मुस्लिम महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उसे खत्म करने की। इवन पोलीगैमी, बहुविवाह, वो भी केस जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, उस पर भी जल्द ही फैसला आ सकता है। उसी प्रकार से देखो हिंदू धर्म में भी कुछ गलत होता है तो उन मसलों पर सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार रिफॉर्म्स लेकर आए। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अप्लाई करे सरकार सभी धर्मों में, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में एप्लीकेबल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे अपने आप एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। लेकिन देखो इसके साथ साथ विभिन्न धर्मों की कम्युनिटीज को काम करना होगा, एक संवेदनशीलता भी फैलानी होगी ताकि अपने आप से ही विभिन्न कम्युनिटीज कदम उठाएं और कम्युनिटी के अंदर वुमेन के साथ कुछ अगर गलत डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट जाके कोई काम होता है तो उसे धर्म के नाम पर लेजिटिमाइज ना किया जाए, ऐसी प्रैक्टिसेस को खत्म किया जाए कम्युनिटीज के द्वारा अपने आप से। लॉ कमीशन के द्वारा देखो ये बोला गया अभी उचित समय नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, लेकिन फैमिली लॉज में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए हैं लॉ कमीशन के द्वारा। फॉर एग्जांपल अभी देखो मैन के लिए शादी के लिए जो मिनिमम एज है वो है 21 और वुमेन के लिए है 18। लॉ कमीशन के द्वारा कहा गया कि देखो ये पुरानी दकियानूसी सोच है, ये स्टीरियोटाइप है कि मैन की जो एज है शादी करते वक्त वुमेन से बड़ी होनी चाहिए। इस वजह से मिनिमम एज मैन की शादी के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18। ये गलत है, दोनों के लिए इक्वल एज होनी चाहिए 18-18। दूसरा सजेशन लॉ कमीशन के द्वारा फैमिली लॉ से संबंधित ये दिया गया, तलाक के बाद पति पत्नी के बीच प्रॉपर्टी आधी आधी डिवाइड हो, यानी इक्वली डिवाइड हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रिकमेंडेशन लॉ कमीशन के द्वारा देखो कहा गया
अभी डाइवोर्स लेने के लिए यानी तलाक लेने के लिए एक बेस ये भी हो सकता है कि अगर पति या फिर पत्नी को गंभीर बीमारी है तो उसके बाद पति या पत्नी के द्वारा बोला जा सकता है, देखो मेरे स्पाउस को गंभीर बीमारी है और इसीलिए मुझे तलाक चाहिए इनसे। लेकिन लॉ कमीशन ने कहा अगर देखो डिजीज क्यूरेबल है, जिसका इलाज हो सकता है या फिर जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उस बीमारी के लिए ये एक ग्राउंड नहीं होना चाहिए तलाक लेने के लिए। मतलब अगर कोई ऐसा डिजीज जिसका इलाज संभव ना हो तभी ये ग्राउंड बने तलाक के लिए। अगर कोई ऐसा डिजीज है स्पाउस को जिसको इलाज हो सकता है तो फिर ये ग्राउंड ना बने तलाक लेने के लिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, देखो सिविल मैरिज के वैलिड होने से पहले पेरेंट्स को 30 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। तो इस 30 दिन के नोटिस का फायदा उठाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, स्पेसिफिकली तब जब कपल के द्वारा इंटरकास्ट मैरिज की जाती है या फिर इंटर रिलीजन मैरिज की जाती है। तो लॉ कमीशन के द्वारा बोला गया 30 दिन का जो नोटिस देने का प्रोविजन है इसे हटा दिया जाए। अगली रिकमेंडेशन लॉ कमीशन के द्वारा यह बोली गई कि अडल्ट्री जो है इसे डीक्रिमिनलाइज किया जाए और ये एक बेस होना चाहिए तलाक लेने के लिए। नेक्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा यह भी बोला गया कि देखो बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ एडॉप्शन और गार्डियनशिप संबंधित मैटर्स में सिमिलर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कहने का देखो मतलब साफ है, लॉ कमीशन के द्वारा एक कोशिश की गई है कि सभी धर्मों के जो फैमिली लॉज हैं उनमें कुछ कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के आधार पर। कौन से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी। अगर देखो ये प्रिंसिपल्स सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में, फैमिली लॉज में प्रीच किए जाएंगे तो ऑटोमेटिक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हमारा समाज बढ़ेगा। अगर ऊपर से यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपोज किया जाता है तो समाज में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ये कल्चरल डाइवर्सिटी के अगेंस्ट होगा और प्लूरलिटी के भी अगेंस्ट होगा। इस प्रकार से हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेसिक्स को रिवाइज किया। अब हम आज के आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल है वो लिखा गया है फैजन मुस्तफ़ा के द्वारा और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। राइटर कहते हैं देखो अफवाह ये है आने वाला जो विंटर सेशन है इसमें बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल लेकर आ सकती है। जैसे अचानक से आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव बनाने के लिए बिल लेकर आया गया था, उसी प्रकार से चुपके सरकार विंटर सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल ला सकती है। तो राइटर के द्वारा कहा जाता है देखो ज़्यादा खतरा यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंट होने का जुडिशरी से है। जुडिशरी ने बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में, जिससे ये साबित होता है जुडिशरी का जो मत है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है। अभी हाल ही में क्या हुआ, जोस पोलो कोटिनो वर्सेस मारिया लुइजा वेलेंटिना परेरा केस में, ये देखो स्क्रीन पे जो ये केस का नाम दिया हुआ है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोवा की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोवा एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, साइनिंग एग्जाम्पल है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। इसके अलावा भी जुडिशरी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में काफ़ी सारी बातें बोली हैं पहले भी काफ़ी सारे केसेस में, जैसे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साबानो बेगम 1985 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं। इसके अलावा 1995 का सरला मुदगुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। इस केस में क्या हुआ था, 4 हिंदू मैन उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था ताकि वो दूसरी शादी कर सकें। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था कि देखो कोई पर्सन, कोई हिंदू मैन मुस्लिम धर्म को अपना के दूसरी शादी कर सकता है। ये तो एक प्रकार से ओपन लालच है किसी हिंदू मैन के लिए कि वो इस्लाम धर्म को ग्रहण कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि जब देखो पार्टीशन हुआ था तो वो लोग जिन्होंने इंडिया में रहने का निर्णय किया था उनको ये बात पता थी कि इंडिया के जो लीडर्स हैं वो 2 नेशन की थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं या फिर 3 नेशन की थ्योरी में विश्वास नहीं रखते हैं, वो सिर्फ 1 नेशन की थ्योरी में विश्वास रखते हैं। तो कानून जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए। इस प्रकार की स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी सरला मुदगुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो ये जो ओपिनियन थी वो साफ तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थी। राइटर कहते हैं
देखो, इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो लीगल प्लूरलिज्म के आइडिया को पूरी तरह से नेगेट कर देती हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये भी ध्यान में रखना चाहिए था कि कुछ कांग्रेस लीडर्स जैसे नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था। इन्होंने कहा था कि धर्म के नाम पर दूसरा देश नहीं बनना चाहिए। इवन वी.डी. सावरकर इन्होंने भी टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट जब इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन देती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी इग्नोर कर देती है जब हिंदू कोड बिल हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस समय बहुत सारे हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था। वैसे देखो, जोस पोलो कोटिनो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि गोवा जो है वो एक साइनिंग एग्जाम्पल है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। ये बात बोलते वक्त सुप्रीम कोर्ट ये भूल जाती है कि गोवा सिविल कोड ऑफ 1867 जो है वो पोर्टुगीज के द्वारा दिया गया था। जब पुर्तगाली रूल कर रहे थे गोवा में, उस समय ये सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया गया था। और गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो स्टार्ट होता है गॉड के नेम पर और पुर्तगाल के राजा के नाम पर। देखो, यूनिफॉर्मिटी है अगर किसी रीजन में, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे जेंडर जस्टिस इंश्योर होगा, मतलब महिलाओं को और पुरुषों को इक्वल अधिकार प्राप्त होंगे अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप गोवा का एग्जांपल ले लीजिए। गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहां पर हिंदुओं ने विरोध किया था और हिंदुओं के मांग करने पर कुछ सिचुएशंस में यानी कुछ कंडीशंस में पॉलीगैमी जो है वो अलाउड है। नीचे कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे मेल लंबे समय तक एब्सेंट रहता है, अगर प्रीवियस वाइफ की जो एज है वो 30 साल से ऊपर हो चुकी है, हस्बैंड की एज से कम है, 10 साल हो चुके हैं लास्ट प्रेगनेंसी के, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें पॉलीगैमी को प्रैक्टिस किया जा सकता है, यानी एक से अधिक शादी की जा सकती है। तो राइटर का कहने का मतलब ये है, देखो वैसे गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है लेकिन फिर भी जेंडर जस्टिस के अगेंस्ट हैं कुछ चीज़ें। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ कंडीशंस में पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जा सकती है, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स देते हैं राइटर कि क्या क्या कमियां हैं गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड में। गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड देखो कैथोलिक्स को भी कुछ कंसेशंस देता है, जैसे जो कैथोलिक्स हैं उनको आवश्यकता नहीं होती कि वो अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाएं, और जो कैथोलिक प्रीस्ट होते हैं, कैथोलिक पादरी, वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर मैरिज को परफॉर्म किया गया है चर्च में। और जो चर्च के ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो एक प्रकार से सरिया कोर्ट्स की तरह ही होते हैं, और उनके द्वारा मैरिज को डिसॉल्व करना, इसे तो देखो मैकेनिकली हाई कोर्ट के द्वारा भी अप्रूव किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, कोर्ट ने अभी तक ये क्यों नहीं रिकमेंड किया है कि गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हिंदू कोड बिल के आधार पर होना चाहिए, ना कि पोर्टुगीज सिविल कोड के आधार पर। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, फर्दर कमी देखो गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये है, लिखा तो ये गया है इस कोड में कि जो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टीज हैं यानी मैरिड पीपल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इक्वली ओन किया जाएगा दोनों के द्वारा, यानी मालिकाना हक दोनों के द्वारा दोनों के पास होगा जॉइंट रूप से, और अगर डाइवोर्स होता है, तलाक होता है, तो पति पत्नी को इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन देखो असल में क्या होता है, विवाह से पहले जो प्री न्यूप्टियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब सिंपल भाषा में बात करें तो निकाहनामा, शादी से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें यह तय कर लिया जाता है कि प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो जॉइंट नहीं होगी, यानी मालिकाना हक प्रॉपर्टीज का जॉइंट रूप से पति पत्नी के पास नहीं होगा। और काफ़ी शादियों में क्या होता है, प्री न्यूप्टियल कॉन्ट्रैक्ट में यानी निकाहनामा में पत्नी से डॉटेड लाइन पर साइन करवा लिए जाते हैं, ताकि बाद में पत्नी ये ना बोल सके कि मुझे आधा मालिकाना हक दीजिए प्रॉपर्टी का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लिखा तो कुछ गया है गोवा की यूनिफॉर्म सिविल कोड में, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और अगर हम गोवा में रहने वाले मुस्लिम्स की बात करें, उन पर देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 लागू नहीं होता है, क्योंकि इस एक्ट को एक्सटेंड नहीं किया गया है गोवा में। जो गोवा के मुस्लिम्स हैं उनको गवर्न किया जाता है इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से या फिर शास्त्रिक हिंदू लॉ के हिसाब से। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो 2017 के सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में
सुप्रीम कोर्ट ने यह माना आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में जो राइट टू रिलीजन है, अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो राइट टू रिलीजन एक एब्सोल्यूट लॉ है, फंडामेंटल राइट है। जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब इंस्ट्रक्शन है संविधान के द्वारा गवर्नमेंट को। और मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो ये एक प्रकार से संविधान को सबवर्ट करने वाली चीज है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज है। तो मतलब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात होगी और ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा, ऐसा राइटर बोलते हैं। उसके बाद राइटर में के द्वारा ये बोला जाता है, देखो जो ये पर्सनल लॉज हैं, शादी, विवाह, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ये हर एक स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। और देखो कोई जरूरी नहीं कि लॉ के मामले में पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब सिमिलर प्रकार के कानून होने चाहिए पूरे देश में। अभी देखो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसकी वजह से फाइन जो था ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपनी कैपेसिटी में एक्ट करते हुए फाइन का जो अमाउंट है उसे रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल गुजरात, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों ने फाइन के अमाउंट को रिड्यूस कर दिया। मतलब सिमिलर कानून हमारे पूरे देश में नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। इवन आईपीसी क्रिमिनल जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इसे भी सैकड़ों बार अमेंड किया जा चुका है और अलग अलग राज्यों में कई सारे जो प्रोविजन है आईपीसी के या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के वो अलग अलग हैं। लिंचिंग के लिए कई राज्यों में कानून है, कई राज्यों में नहीं है। गो हत्या के लिए कई राज्यों में कानून है, कई राज्यों में नहीं है। तो वन नेशन वन लॉ की बात करना ये तो एक प्रकार से व्यर्थ है। और इवन देखो हमारे देश में सभी हिंदुओं को एक ही एक्ट से गवर्न नहीं किया जाता है। साउथ इंडिया में आपको पता है रिलेटिव्स के बीच अगर शादी होती है तो इसे अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसे गलत माना जाता है अगर रिश्तेदारों में आपस में शादी होती है। इवन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो था उसके अनुसार देखो 2005 तक डॉटर को पार्टनर नहीं माना जाता था। को पार्टनर देखो कम, इसका मतलब यह होता है एक प्रकार से इक्वल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने में। 2005 तक डॉटर को पार्टनर नहीं माना जाता था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार, लेकिन बाद में अमेंड किया गया था इसे। और इवन वाइफ को तो अभी तक को पार्टनर नहीं माना जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। मतलब वाइफ को सिमिलर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस में। और अगर कपल का कोई चाइल्ड नहीं है तो जो प्रॉपर्टीज हैं ना सिर्फ हस्बैंड की बल्कि वाइफ की वो मिलेगी किसको? हस्बैंड के पेरेंट्स को। मतलब सोचने वाली बात है, वाइफ के पेरेंट्स को क्यों नहीं, हस्बैंड के पेरेंट्स को क्यों? तो काफ़ी सारी कमियां हैं हिंदू कोड बिल में जो कि जेंडर जस्टिस के अगेंस्ट हैं। उसके बाद देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है इवन मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए भी सेम पर्सनल लॉज हमारे देश में नहीं हैं। जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर संविधान ने लोकल कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने का काम किया है। और 1950 के बाद जो काफ़ी सारे लैंड लॉज आए थे वो जेंडर अनजस्ट थे, मतलब जेंडर जस्टिस के अगेंस्ट थे, लेकिन उनको तो जुडिशल स्क्रूटिनी से भी बाहर रख दिया गया 9th शेड्यूल में डालकर। आपको पता है कि शुरुआत में 9th शेड्यूल आया था और जो कानून, जो एक्ट 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता था तो उस पर जुडिशरी अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकती थी, उसे रिव्यू नहीं किया जा सकता था जुडिशरी के द्वारा। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोल दिया गया था कि अगर अब कोई भी कानून या फिर एक्ट 9th शेड्यूल में डाला जाता है तो भी हम उसे रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लेकिन देखो आज़ादी के बाद काफ़ी सारे ऐसे लैंड लॉज को 9th शेड्यूल में डाला गया था जो कि जेंडर जस्टिस के अगेंस्ट थे। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है कि देखो इस बार के विंटर सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई बिल आएगा ऐसी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि अभी तक कोई भी ब्लूप्रिंट तैयार होने की खबरें नहीं आई हैं और ना ही कोई एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी। जैसे हिंदू कोड बिल लाने से पहले हिंदू लॉ कमेटी गठित की गई थी 1941 में। जो लोग हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करते हैं
उन्हें देखो ये बात भी समझने की आवश्यकता है, अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अटेम्प्ट होता है तो बहुत सारी ऐसे कोडिफाइड हिंदू लॉज जैसे सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, सतपति कन्यादान, शायद इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड में स्थान ना मिले। और दूसरा, डोर में क्या होता है, पेमेंट दी जाती है हस्बैंड के द्वारा। और निकाहनामा तो आपको पता है, इनको स्थान मिल सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। शायद इन प्रथाओं को हिंदू जो हैं वो एक्सेप्ट ना करें। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, लॉ कमीशन ने देखो पिछले साल ये कहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना ना तो डिजायरेबल है ना ही फिजिबल है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को पीस मील अप्रोच से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यानी थोड़ा थोड़ा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एकदम से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना ना तो ये पॉसिबल है और ना ही ये डिजायरेबल है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और ये क्यों कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना होना ये इंडिया के सेकुलरिज्म के आइडियल के अगेंस्ट है। और आप ये भी बताइए व्हाट आर द रीजंस जिनकी वजह से हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक नहीं आ पाया है। 250 वर्ष में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।